हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है महासंग्राम टीजीटी पीएचटी अंतिम वार, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और साथ में उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। मशरूम संबंधित है, इसके ऑप्शंस हैं विषाणु से, जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी, फफूंद से। मशरूम जो होता है क्या होता है, एक फफूंद होता है, यानी कि फंजाई। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके नीचे दिए गए हैं, एक साइड में कुछ खाद दी गई हैं और दूसरे साइड में उनको मिलान करना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। कंपोस्ट, जीवांश खाद, डाई अमोनियम फास्फेट, जटिल उर्वरक, एल्गी, बायो फर्टिलाइजर, यूरिया, संपूर्ण उर्वरक। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा डी। डी जो है ये गलत है, क्योंकि ये संपूर्ण उर्वरक नहीं है। यूरिया जो है ये संपूर्ण उर्वरक नहीं है, बल्कि ये इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र है, इनकम्प्लीट। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें सिंगल पोषक तत्व है। और बाकी कंपोस्ट जो है वो एक जीवांश खाद है। डाई अमोनियम फास्फेट जो है जटिल उर्वरक है। जटिल उर्वरक वो होती हैं जो कि मतलब दो या दो से अधिक पोषक तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है एल्गी। एल्गी एक बायो फर्टिलाइज़र है, जबकि यूरिया संपूर्ण उर्वरक नहीं है, क्योंकि संपूर्ण उर्वरक वो होती हैं जिनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के तेल में तीखापन। सरसों के तेल में तीखापन का कारण होता है। इसके ऑप्शंस हैं अमीनो एसिड, नेक्स्ट है ग्लूकोसिलेट्स, सी इरोसिक एसिड, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ग्लूकोसिलेट्स। वैसे ग्लूकोसिलेट्स यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि ये जो होता है इसमें सरसों में तीखापन जो होता है, यानी कि पंजेंसी जो होती है सरसों में, पंजेंसी जो होती है सरसों में, ये आप लोग नोट कर लीजिए किसके कारण होती है। ये आइसोथायोसाइनेट किसके कारण होती है, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। जो मतलब तीखापन होता है ये होता है आइसोथायोसाइनेट्स के कारण, लेकिन इसमें ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया था। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोसिलेट्स, ये 2005 का जो पेपर आया था उसी के प्रश्न हैं टीजीटी के, और यही ऑप्शंस थे और ऐसे ही ये प्रश्न आया था। तो यहाँ पे थोड़ा इसमें दिया जो गया है ग्लूकोसिलेट्स, ये ग्लूकोसिलेट्स जो होता है यहाँ पे ग्लूकोसिलेट नहीं होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स होता है। क्या होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स। ठीक, ग्लूकोसिनोलेट्स होता है। और इसके कारण जो होता है सरसों में
ये सरसों कहाँ पाया जाता है? सरसों की खली में, सरसों की खली में पाया जाता है। ठीक है, और ये इसके कारण मतलब मनुष्यों में क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। ग्लूकोसिनोलेट्स जो होता है इसके कारण घेंघा रोग आयोडीन की कमी से भी होता है, और दूसरा कारण ग्लूकोआइसोसिनोलेट्स भी है जो कि सरसों में पाया जाता है। साथ ही साथ ये खली में इसकी ज़्यादा मात्रा पशुओं के लिए भी हानिकारक होती है। ज़्यादा मात्रा जो होती है वो पशुओं के लिए भी हानिकारक होती है। जो गवर्नमेंट के द्वारा तेल में इसकी मात्रा निर्धारित की गई है, तेल में इसकी मात्रा जो ग्लूकोसिनोलेट्स है इसकी मात्रा जो निर्धारित की गई है वो कितनी है? 0.5%। इसकी मात्रा जो है सरसों के तेल में इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहीं पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं जितनी भी इसकी क्रूसीफेरी फैमिली की जितनी भी फसलें होती हैं सब में क्या पाया जाता है? आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, इसी के कारण क्या होती है? इसमें पंजेंसी होती है। पंजेंसी मतलब तीखापन, पंजेंसी। ठीक है, इसी के कारण मतलब जो तीखापन होता है, जैसे मूली है और ये आपका सरसों हो गया, इसी कारण इसमें जो होता है तीखापन होता है। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट के कारण ही पंजेंसी होती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो ग्लूकोसिनोलेट्स था ये मतलब मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए हानिकारक होता है। अगर तेल में इसकी मात्रा 0.5% से अधिक है तब भी ये मनुष्य के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो इसकी मात्रा निर्धारित की गई वो कितनी निर्धारित की गई है? 0.5%। यहीं पे हम बात कर लेते हैं, एक इसकी जो वैरायटी निकाली गई ICAR के द्वारा, ICAR इसके द्वारा एक वैरायटी निकाली गई है जिसमें इसकी मात्रा जो है काफ़ी कम है। नाम है उसका, ये नाम नोट कर लेंगे, टेरी एल्जियम LGM 06 ठीक 35 0635 याद रखेंगे आप लोग। ये वैरायटी है सरसों की जिसमें कि ग्लूकोसाइनोलेट्स जो है उसकी मात्रा काफ़ी कम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और यहीं पे देख लेते हैं कुछ और इससे जुड़े हुए तथ्य। जैसे यहाँ पे दिया गया इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल जो होता है सरसों में क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला रसायन। ठीक है, जैसे आम में क्या होता है? आम में एक रसायन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? रेसिन। एक मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं हम लोगों को, ये अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, अभी अब आप लोगों को हम बाद में बता देंगे कि आम में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा अमीनो एसिड जो होता है ये बहुलक होता है किसका? अमीनो एसिड का बहुलक क्या होता है? इसका जो बहुलक होता है वो प्रोटीन होता है। अमीनो एसिड का बहुलक क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है, बहुलक प्रोटीन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति का कारक है? मांस का चूर्ण, रक्त का चूर्ण, सोयाबीन का चूर्ण और सुपर मिंडफ। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा सुपर मिंडफ। सुपर मिंडफ जो होता है ये कंपनी बूट्स, कौन सी कंपनी है? बूट्स, उसी के द्वारा ये बनाया जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि जो होते हैं वो एक समुचित मात्रा में होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरीश शैवाल काम करते हैं गेहूं की फसल में, मक्का की फसल में, धान की फसल में, या इनमें से मटर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा धान। क्या होगा? धान। नील हरीश शैवाल जो होते हैं वो किस फसल में काम करते हैं? धान की फसल में काम करते हैं। और ये होते क्या हैं, आपको इनके बारे में बताए दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए एक बार। नील हरीश शैवाल जो होते हैं निम्न श्रेणी की क्या होते हैं? पादप होते हैं। और इन्हें दूसरा नाम क्या है नील हरीश शैवाल का? साइनोबैक्टीरिया। ये नाम भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी यही नाम लिख के आता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। नील हरीश शैवाल का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। और ये क्या होते हैं? निम्न श्रेणी के पादप होते हैं। और ये मतलब एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये स्वपोषी जीवाणु होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां कुछ हैं, उनको भी जान लीजिए। कभी कभी प्रजातियां ही लिख के आती हैं, जैसे नॉस्टॉक। क्या हुआ? नॉस्टॉक, नॉस्टॉक और एनाबीना। ये महत्वपूर्ण प्रजातियां इसकी हैं जो कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे क्लोथ्रिक्स है, ओलोसिरा है, आदि भी इसकी प्रजातियां होती हैं। लेकिन दो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, और ये जो होता है ये 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? नील हरीश शैवाल जो होते हैं 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो भी सुन लीजिए इससे संबंधित। ये इसमें होता है एक विशिष्ट कोशिका जो होती है जिसे क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। क्या होता है? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट नामक इसमें एक विशिष्ट कोशिका होती है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक अहम भूमिका निभाती है। साथ साथ ये जो होते हैं मृदा में जो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा जो होती हैं उनमें एक सुधारक के रूप में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, भूमि में सुधार के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जो अम्लीय मृदा होती हैं और क्षारीय मृदा होती हैं उनके सुधार में भी ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरहर में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात होता है 1:2, 1:3:4, 1:6:8, 1:10:12। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा सी, 1:6:8। जो अरहर में दाना और लकड़ी का अनुपात होता है, यानी कि जो दाना निकलता है और लकड़ी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:6 या 1:8। ठीक है, दाना और लकड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण मौलिक संस्थान नहीं? इसमें से जो कुछ संस्थान दिए गए हैं इसमें पूछा गया है कौन सा ग्रामीण मौलिक संस्थान नहीं है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला या ग्रामीण सहकारी समिति। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा जिला परिषद। जिला परिषद जो है वो एक ग्रामीण मौलिक संस्थान नहीं है। बाकी ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला, ग्रामीण सहकारी समिति ये सब क्या हैं? ग्रामीण मौलिक संस्थान। ठीक है, ग्रामीण मौलिक संस्थान है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
धान हॉपर बर्न होता है? इसके ऑप्शंस हैं ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा, ग्रीन लीफ हॉपर द्वारा, ग्रास हॉपर द्वारा या राइस गंधी बग द्वारा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा। किसके कारण होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा। इसके द्वारा एक और भी डिजीज़ लगती है। ये जो ब्राउन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है धान का हॉपर बर्न, इसे और किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रॉसी स्टन डिजीज़। कभी कभी ये लिख के आता है, कभी कभी लिखा है बर्न स्टंट डिजीज़। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रॉसी स्टंट डिजीज़ या धान का हॉपर बर्न जो होता है, इनका दोनों को कारण जो होता है क्या होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर। किसके कारण लगते हैं? ब्राउन प्लांट हॉपर। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है ग्रीन लीफ हॉपर, धान का टुंगरू वायरस। धान का टुंगरू वायरस जो होता है किसके कारण लगता है? ग्रीन लीफ हॉपर के कारण, टुंगरू वायरस। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और राइस का गंधी बग तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो दुग्धावस्था होती है धान की, तब इसका अटैक होता है और इसके शरीर से एक प्रकार की गंध निकलती है, इसी कारण इसे गंधी बग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये दुग्धावस्था में धान को बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात जो है मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु है? इसके ऑप्शंस हैं 24 से 25 माह, 24 से 30 माह, 36 से 40 माह। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 24 से 25 माह। ठीक है, क्या होगा? 24 से 25 माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहीं पे देखते हैं जो देसी गाय होती हैं उनका जो ब्यात का समय होता है। देसी गायें 40 से 50, 40 से 50, 40 से मान लीजिए 58 माह तक जो होता है, जो देसी गाय की नस्लें होती हैं वो पहला बच्चा कितने दिन पर देती हैं? 40 से 58 महीने पर। इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और संकर जो किस्में होती हैं उनकी जो ब्यात की अवस्था होती है 24 से 25 माह होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिप कब की जांच की जाती है? अफारा रोग में, थनैला रोग में, गर्भाशय शोथ रोग में, खुरपका या मुखपका रोग में। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा थनैला रोग में। स्ट्रिप कप जांच जो होती है वो किस में होती है? थनैला रोग में। थनैला रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। कैसी बीमारी होती है? जीवाणु जनित। ठीक है, कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित है। अफारा रोग जो होता है, अफारा रोग के कारण जानवरों में क्या होता है? पेट में गैस बन जाती है, पेट में गैस। ठीक है, और गैस का कारण क्या होता है? अधिक मात्रा में जब ये हरा चारा खा लेते हैं जानवर या भीगी हुई घास खा लेते हैं तो इनमें क्या होता है? फर्मेंटेशन। उस चारे में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, यानी कि किण्वन। पेट के अंदर क्या होता है? किण्वन होता है और जिससे गैसें बनती हैं और वही गैस क्या कहलाती हैं? अफारा रोग का एक कारण बनती हैं। इसके अलावा अगर अधिक मात्रा में जानवरों को अगर दाना दे दिया जाए तब भी उनमें अफारा की समस्या हो सकती है और उनका पेट इससे फूल जाता है। नीचे दिया गया है सी नंबर पे गर्भाशय शोथ रोग। गर्भाशय शोथ रोग जो होता है इसके कारण क्या होता है? यूट्रस में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, यूट्रस में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण
यूट्रस से क्या होता है, पस निकलने लगता है। और ये अगर ज़्यादा भयानक हो जाता है तब इससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। और इसमें पशु में पहले कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे तेज फीवर होता है और उसके बाद फीवर कम हो जाता है, लेकिन उससे इनके जो होता है यूट्रस में पस बनता रहता है, और जिसके कारण क्या होता है, पशु की मृत्यु भी हो जाती है। खुरपका मुखपका रोग जो है, फूट एंड, इसे कहते हैं फूट एंड माउथ डिजीज़, जो किससे होता है, वायरस जनित है, वायरस जनित। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। खुरपका मुखपका, अफारा रोग, थनैला रोग और गर्भाशय शोथ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है, आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। पंजाब, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। भदावरी भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का में कौन सा स्थान माना गया इसका उत्पत्ति स्थान का, आगरा। आगरा जिला का, आगरा जिले के बाह तहसील, बाह तहसील में एक एरिया पड़ता है भदावर शाखा। भदावर शाखा, उसी के नाम पर इसका भदावरी नस्ल भी पड़ा है, भदावर शाखा। ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, भदावरी। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे मिला है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है यहाँ पे, ये किसका है, नर का। नर का उत्पत्ति स्थान जो है आगरा जिला के बाह तहसील में भदावर क्षेत्र है। जबकि मादा का जो उत्पत्ति स्थान है, मादा का उत्पत्ति स्थान भिंड क्षेत्र माना गया है, ग्वालियर का। भिंड क्षेत्र मादा का, वो नर का था, और मादा का जो क्षेत्र है वो है भिंड क्षेत्र ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर, फसल में कई बार देकर। ठीक है, यहाँ पे देख कर लिखा, देकर होगा, और इनमें से सभी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब, सही जवाब होगा बुआई के समय मूल खाद के रूप में। इसे क्या कहते हैं, बेसल ड्रेसिंग भी कहा जाता है। ठीक है, बेसल ड्रेसिंग। ठीक है, और जो खड़ी फसल में खाद डाली जाती है उसे क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के हरास के सुखाया जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, साइलेज, हे, सूखा चारा, हरा चारा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा हे। क्या होगा, हे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है, जो हरे चारों को सुखाया जाता है तो इसमें पोषक तत्वों का जो होता है ह्रास बिल्कुल नहीं होता, यानी कि नाम मात्र ह्रास होता है। और ये जो हरा चारा होता है इसमें जो नमी होती है वो 15% से कम होती है, 15% से कम। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा नमी इसमें होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें फफूंद उत्पन्न हो जाएंगे जो कि चारा को ख़राब कर देंगे। और साइलेज जो होता है, यहाँ पे साइलेज जो लिखा है, साइलेज के अंतर्गत हरे चारे को काटकर, हरे चारे को काटकर साइलों में, हरे चारे को काटकर साइलों में रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के कारण इसमें कई प्रकार के अम्ल उत्पन्न होते हैं और इसका जो मतलब
इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी जो गुण होता है वो कैसा हो जाता है, और अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ये साइलेज जो होते हैं, साइलेज पशुओं को मतलब पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको, और इनका प्रयोग जो होता है जिन क्षेत्रों में हरे चारे की मतलब वर्षा ऋतु में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर इन्हीं को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना आहार देना चाहिए? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। 1 से 5 किलोग्राम, 3 से 3.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम। इसका सही जवाब होगा 1 से, यहाँ पे गलत लिख गया है, जो यहाँ पे है 1 से 5, यहाँ पे होगा 1 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, 1 से 1.5 किलोग्राम, ये जो यहाँ पे लिखा है 1 से 1.5 किलोग्राम होगा। और यही मात्रा होती है जो दुधारू गायों को जीवन निर्वाह के लिए दाने के रूप में दी जाती है। ठीक है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन, 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न खलियों में से कौन सी खली दुधारू पशुओं के लिए अच्छी समझी जाती है? अलसी की खली, मूंगफली की खली, सरसों की खली, नीम की खली। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा मूंगफली की खली। मूंगफली की खली जो होती है दुधारू पशुओं के लिए अच्छी समझी जाती है। और सरसों की खली में क्या पाया जाता है, अभी हमने आप लोगों को बताया था, इसमें ग्लूको आइसोसाइनेट्स पाया जाता है जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसकी खली पशुओं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और जो मूंगफली की खली जो होती है वो पशुओं के लिए अच्छी मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं थारपारकर, अमृत महल, हरियाणा और कॉकरेंस। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कॉकरेंस। कौन सी होगी? कॉकरेंस। ठीक है, कॉकरेंस जो होती है ये भारत में द्विकाजी नस्ल के रूप में जानी जाती है। आइए आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में बताते हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे दूध देने वाली, सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, दूध देने वाली जो नस्लें हैं महत्वपूर्ण, उसके अंतर्गत सिंधी या लाल सिंधी, ठीक है। इसके अलावा साहिवाल, गिर या काठियावाड़ और देवनी। और कौन सी है? देवनी। ये जो हैं दूध देने वाली नस्लें हैं। आइए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं दोहरे उद्देश्य वाली, मतलब डुअल पर्पस वाली जो काऊ की नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं? डुअल पर्पस वाली हैं, नोट कर लीजिए इनको आप लोग। डुअल पर्पस ब्रीड, ठीक है। कौन कौन सी हैं? थारपारकर, हरियाणा हो गई, कॉकरेंस, ठीक है, नीमाड़ी, ये सब परीक्षाओं में पूछी गई हैं, आप लोग नोट करके रख लेंगे। अंगोल, ठीक है, और कृष्णा वैली। अब बात कर लेते हैं भारवाही गाय की नस्लें। कौन सी? भारवाही।
भारवाही गाय की नस्लें में कौन कौन सी हैं? हिसार हैं, कौन सी है? हिसार, अमृत महल, ठीक है, मालवी, मेवाती। इसके अतिरिक्त है कैन कथा, कैन कथा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में होती है वायरस से, सोडियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम की कमी से। जो गाय और भैंस में दुग्ध ज्वर की समस्या होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबी को दूर करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। इसके लिए एक समिति भी बनी थी जिसे क्या कहते थे? तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, ये भी परीक्षा में पूछी गई है, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, क्लोरोफिल और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या उपर्युक्त सभी। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की तो आवश्यकता होती ही है, साथ में पौधों में क्लोरोफिल की, पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी उगाने की डिपोग विधि संबंधित है गोभी, धान, प्याज, तंबाकू। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ये डेपोग विधि जो होती है धान की है। कहाँ से निकली? फिलीपींस से, फिलीपींस, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो बीज की मतलब रोपाई की, पौध की रोपाई की जाती है वो 11 से 14 दिन, 11 से 14 दिन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वर्ती फसल है? धान, गेहूं, कपास, मूंग। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा मूंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिटिकेल क्रॉस है किसका? गेहूं और जई का, गेहूं और रई का, जौ और जई का, जई और जौ का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा गेहूं और रई। किसका है? गेहूं और रई का। ट्रिटिकल जो क्रॉस है ये किसका क्रॉस है? ये गेहूं और रई का क्रॉस है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में फसल दी गई, एक साइड में खरपतवार दिए गए हैं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? धान, इकाइनोक्लोवा क्लोना, फिलेरिस माइनर, गेहूं, तंबाकू में चिगोरियम इंटाइबस, मक्का में ट्राइनथीमा मोनोगाइना। आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, इसमें तंबाकू जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चिकोरियम इंटाइबस जो होता है ये क्या होता है? चिकोरी, चिकोरी या कासनी, चिकोरी से कहते हैं। और क्या कहते हैं इसके अलावा? कासनी, जो कि बरसीम का खरपतवार है। किसका है? बरसीम का खरपतवार है। और ये मौसम विशेष में भी उगने वाले खरपतवार के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि मौसम विशेष में उगने वाला निम्न में से कौन सा खरपतवार है? तो आप लोग कौन सा उसका सही जवाब देंगे? चिकोरियम इंटाइबस,
या चिकोरी या कासनी, इसमें से कुछ भी आपको मिल जाएगा तो उसका वो राइट आंसर होगा। ठीक है। धान में इकाइनोक्लोआ कोलोना, यहीं पे कहीं कभी कभी लिख के होता है इकाइनोक्लोआ क्रूसी गिल्ली। ठीक है। तो इकाइनोक्लोआ या कोलोना जो दिया गया है ये क्या है, ये सामा, धान में जो सामा होता है ये उसी का नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मक्का में ट्रायंथीमा मोनोगाइना, ये किसका है, मक्का का है। तो ये सही है, फाइलेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा या गेहूंसा या मंडूसी भी कहते हैं, ये फाइलेरिस माइनर है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रोग पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, यहाँ पे विषुण लिखा है, थोड़ा सही कर लेना, विषाणु द्वारा। ठीक है, क्या होगा, विषाणु द्वारा। पोकनी, गलघोटू, क्षय रोग, थनैला। इसका सही जवाब होगा पोकनी, जिसे रेंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, रेंडर पेस्ट। ठीक है, ये विषाणु जनित है। गलघोटू और क्षय रोग और थनैला ये सब क्या है, जीवाणु जनित। किससे होते हैं, जीवाणुओं द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी खाद विस्थापित कर सकता है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, लास्ट है 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो नाइट्रोजन हो बेस्ड, मतलब जो हरी खादें होती हैं, हरी खादें जो होती हैं वो कितने किलोग्राम नाइट्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, 60 किलोग्राम। इनसे मतलब 60 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर उत्पादित की जा सकती है। वैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फसलें जो हैं जो नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं, तो उनमें सर्वाधिक होती है सैंजी की। किसकी होती है, सैंजी या सैजी। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है 120 से, परीक्षाओं में पूछा गया इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, 120 से 135 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं सनई की। सनई जो होता है, सनई से कितने किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध होती है, 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और ढैंचा से 84 से, ढैंचा जो होता है, ढैंचा से 84 से 115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लोबिया से 74 से 88 और ज्वार से 68 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। और यहीं पे ज्वार की हम बात कर रहे हैं, तो कभी कभी एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी फसल है जिसका प्रयोग नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो वहाँ पे तीन ऑप्शन होंगे, जैसे सनई है, ढैंचा है, लोबिया है और एक होगा ज्वार। तो उसका सही जवाब होगा ज्वार, क्योंकि वहाँ जब फसल की बात की जाएगी तो उसमें ज्वार आ जाएगा। ठीक है। बाकी तो ये सनई, ढैंचा, लोबिया हैं जो दलहनी कुल की हैं, और ये तो हरी खाद के रूप में प्रयोग ही की जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसटी पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, 63 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट के लिए, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा सी, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए। यहाँ पे कभी इसका जो वास्तविक मान होता है वो 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिए गए, तो इसका सही जवाब होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए। ठीक है। और फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाए तो 161 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो टेम्परेचर है कितना होता है, 161 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और उसके बाद इसे ठंडा कर लिया जाता है।
तेज़ी के साथ इसे ठंडा कर लिया जाता है। और ये विधि जो होती है STST पाश्चुरीकरण विधि कहलाती है। इसका पूरा नाम जो होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। STST का पूरा नाम क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने में लाल सड़न किसके कारण होता है? क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम द्वारा, फ्यूजेरियम उडम द्वारा, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम द्वारा और माइक्रोफोमिन फाइजियोलाई द्वारा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम के कारण क्या होता है? गन्ने में लाल सड़न होती है और इसके कारण गन्ने से अल्कोहलिक गंध आने लगती है। ठीक है, फ्यूजेरियम उडम ये क्या होता है? अरहर में क्या लगता है? उगठा। ठीक है, और माइक्रोफोमिन फाइजिलाई द्वारा सोयाबीन का जो होता है चारकोल, सोयाबीन का क्या लगता है? चारकोल गलन जो लगता है वो किसके कारण होता है? माइक्रोफोमिन फाइजिलाई गलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में चिंचड़ी बुखार रोग का कारण है? ऑप्शन है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा प्रोटोजोआ द्वारा। जो चिंचड़ी बुखार होता है ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, और इसके कुछ अन्य भी मतलब जैसे कारण हैं, जैसे ये चिंचड़ी बुखार में क्या क्या मतलब समस्याएं होती हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें पशुओं में मूत्र रोग से मतलब कुछ समस्याएं हो जाती हैं, मूत्र रोग हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके मतलब अन्य नाम जो हैं, नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए। पायरोप्लाज्मोसिस, टेक्सास फीवर, कभी कभी चिंचड़ी बुखार न लिखकर वहाँ पे क्या लिखा था? टेक्सास फीवर या बाइबिसियासिस। ठीक है, इस नाम से भी वहाँ पे लिख के आता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये विशेष तौर पे किसमें होता है? गौ तथा भैंस, गाय और भैंसों में ये मुख्य रूप से होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? धान, ज्वार, बाजरा, चना, ज्वार, जौ, मसूर, मूंगफली, बाजरा, मक्का, तिल, कपास, अलसी, तिल, मसूर। इसका सही जवाब होगा बाजरा, मक्का, तिल, कपास। बाजरा, मक्का, तिल, कपास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चना जो दिया गया रबी का है, मसूर रबी का है और यहाँ पे मसूर दी गई है भी रबी का है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बाजरा, मक्का, तिल, कपास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या बोरान। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो होता है ये वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पोटास की बात करें तो ये जड़ों का विकास और साथ में ये क्या होता है? पोटास जो होता है उच्च गुणवत्ता, यानी कि जो हमसे उत्पाद प्राप्त होता है हमें पौधों से, उनमें जो उच्च गुणवत्ता की बात की जाए तो किसके कारण होती है? पोटास के कारण। जैसे गेहूं में चमक, ठीक है, और केले के फलों का चमकदार और बड़ा होना, ये सब इसके लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? पोटास। ठीक है, और पौधों में पानी के अवशोषण की क्रिया में भी पोटास अहम भूमिका निभाता है। अब बात कर लेते हैं बोरान की। बोरान जो होता है वो कोशिका भित्ति के विकास और बीज वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधे की रोपाई के लिए उचित समय होता है 21 से 25 दिन, 10 से 12 दिन और 11 से 14 दिन, 35 से 40 दिन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? क्षारीय भूमि में जो रोपाई का टाइम होता है 35 से 40 दिन। पौध की रोपाई का जो टाइम होता है कितना होता है? 35 से 40 दिन बाद रोपाई की जाती है।
और 21 से 25 दिन सामान्यतः जो होता है धान की रोपाई की जाती है कितने दिन पर? 21 से 25 दिन। 10 से 12 दिन की बात की जाए तो इसमें कौन सी SRI पद्धति जो होती है इसमें 10 से 12 दिन है। 11 से 14 दिन पे कौन सी रोपाई होती है धान की? डेपोग मेथड में, डेपोग। ठीक है, सबके लिए अलग अलग टाइम होता है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था और आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस के नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, नए नए प्रश्न हम शामिल करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट में लाए जाएंगे। इसलिए आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।